तो हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि साझेदार क्या होता है, साझेदार की विशेषता और साझेदारी के अधिकार। अब आज हम पढ़ेंगे असीमित दायित्व वाले साझेदार किसे कहते। तो असीमित दायित्व वाले साझेदार, साधारण साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। यदि किसी कारणवश फर्म की संपत्तियां दायित्वों को भुगतान करने में असमर्थ है तो साझेदार की व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग फर्म के दायित्वों के भुगतान करने में किया जाता है। तो इसे असीमित दायित्व वाले साझेदारी कहते हैं। अर्थात यह कहा गया है कि यदि किसी कारणवश संपत्तियां दायित्व को भुगतान करने में असमर्थ हो जाती है, अर्थात दायित्व अधिक हो जाती है, तब साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियां होती हैं, उनको विक्रय कर उनके दायित्व का भुगतान करने में प्रयोग किया जाता है। इसे असीमित दायित्व वाले साझेदारी कहते हैं। अब सीमित दायित्व वाली साझेदारी, इसको समझा देता हूँ, इसको पढ़ लेना। सीमित दायित्व वाली साझेदारी वह है जिसमें साझेदार की व्यक्तिगत संपत्तियों को दायित्वों के भुगतान करने में प्रयोग नहीं किया जाता, उसे सीमित दायित्व वाली साझेदारी कहते हैं। यहाँ लिखा है, इसमें साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। यदि किसी कारणवश फर्म की संपत्तियां दायित्वों को भुगतान करने में असमर्थ होती है तो साझेदार की व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग फर्म के दायित्वों के भुगतान करने में नहीं किया जा सकता। साझेदार की निजी संपत्ति फर्म का अधिकार नहीं होता। अब पढ़ेंगे साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या होता है? साझेदारी संलेख एक महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। साझेदारी संलेख ठहराव या अनुबंध का आशय ऐसे समझौते से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियम एवं शर्तों का उल्लेख होता है। यह समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है। यदि कोई क्वेश्चन है साझेदारी संलेख लिखित होता है या मौखिक, तो लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, लेकिन लिखित समझौता ही श्रेष्ठ माना जाता है। साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है। यदि साझेदारी संलेख नहीं है तो उस समय उन्हें लाभ का बंटवारा बराबर में कर दिया जाता है। यदि साझेदारी संलेख है और उन्होंने अनुबंध में कुछ समझौता किया है तो उसमें उसी के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन होता है। अब साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा जाता है ये देख। फर्म का नाम एवं पता। फर्म अपना नाम रखने के लिए स्वतंत्र है, किंतु वह किसी अन्य पंजीकृत फर्म के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, अथवा ऐसा नहीं हो सकता जिससे केंद्र या राज्य सरकार से संबंध होने की भ्रांति हो। फर्म का पता क्या होगा? जहां से वह व्यापार करेगा। फर्म का नाम पंजीयन कराने पर फर्म का पता भी पंजीकृत होता है, अर्थात फर्म का नाम किसी अन्य फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए और उसका पता भी अलग होना चाहिए। ये अब दूसरा, व्यापार का क्षेत्र। साझेदारी संलेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, कि व्यापार स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय होगा। अर्थात व्यापार का क्षेत्र कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा कि राष्ट्रीय होगा, इन सभी बातों का भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। अब साझेदारों के नाम एवं पते। फर्म के सभी साझेदारों के नाम एवं पते साझेदारी संलेख में लिखे जाते हैं। साझेदार की पूंजी खाता। पूंजी, प्रत्येक साझेदार कितनी पूंजी लाएगा और फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, इन सभी चीज़ों को भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। अब साझेदार की अवधि। साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि फर्म अपना कार्य किस तिथि से शुरू करेगी और अवधि मतलब कितने वर्षों तक यह संचालन, मतलब इस व्यवसाय का संचालन होगा। अब छठवां होगा
नए साझेदारों का प्रवेश, नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा कि नहीं, यदि दिया जाएगा तो किन किन शर्तों के अधीन, अर्थात कितनी पूंजी लाएगा, क्या कार्य करेगा, इस उसको लाभ का कितना अंश दिया जाएगा, इन सभी चीज़ों को भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। फर्म का व्यवसाय, फर्म किस प्रकार का तथा किन किन वस्तुओं का व्यापार करेगा, अर्थात थोक व्यापार करेगा या फुटकर व्यापार, आदि बातों का पर भी निर्णय कर लेना चाहिए। पूंजी पर ब्याज, साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, यदि दिया जाएगा तो किस दर से, इस बात का भी लेखा साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। आहरण एवं उस पर ब्याज, फर्म में से साझेदार रुपया निकाल सकता है या नहीं, और यदि निकाल सकता है तो कितना और कब, रुपया निकालने की स्थिति में ब्याज की दर क्या होगी, अर्थात आहरण पर ब्याज, आहरण पर कितनी प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा, यह चीज़ भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। अब हो गया 10वां, लाभ हानि नियोजन, लाभ हानि का विभाजन। फर्म के साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा, पूंजी के अनुपात में या किसी अन्य अनुपात में होगा, अर्थात लाभ हानि, जो लाभ या फर्म के समापन पर जो लाभ या हानि होगी वो उसे किस अनुपात में बांटा जाएगा, इसको भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। वेतन या कमीशन, किसी साझेदार को कितना वेतन या कमीशन दिया जाएगा, साधारणतया सक्रिय साझेदार को वेतन या कमीशन दिया जाता है, अर्थात साझेदारी में साझेदार को वेतन या कमीशन दिया जाएगा कि नहीं, इन बातों को भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। 12, साझेदार को ऋण, आवश्यकता पड़ने पर साझेदार फर्म से ऋण ले सकता है, फर्म से ऋण ले सकता है कि नहीं, ऋण लेने की दशा में ऋण की सीमा क्या होगी, अवधि कितनी होगी एवं उस पर ब्याज की दर क्या होगी, इन सभी बातों को भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। अब 13 नंबर, फर्म द्वारा ऋण, आवश्यकता पड़ने पर फर्म साझेदारों से भी ऋण ले सकती है, उस ऋण की शर्तें क्या होगी, उस पर ब्याज क्या होगी, अर्थात साझेदारी संलेख अगर बना रहेगा तो जो फर्म साझेदारों से ऋण लेगा उस पर एक निश्चित दर से, मतलब साझेदारी संलेख में तय की गई दर से ही मतलब ब्याज दिया जाएगा। यदि साझेदारी संलेख के अभाव है तो उस पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। ख्याति का मूल्यांकन, फर्म में किसी व्यक्ति को शामिल करने या उसकी निवृत्ति या मृत्यु होने की दशा में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा एवं जाने वाले, अर्थात जो अवकाश ग्रहण करता है वो साझेदार, जाने वाले साझेदार का हिसाब किस तरह चुकता किया जाएगा, इस बात को भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। साझेदारी का समापन, किन किन परिस्थितियों में साझेदारी का समापन हो जाएगा, किसी साझेदार की मृत्यु अथवा पागल या दिवालिया होने की दशा में फर्म चलेगी या नहीं, इन सभी को भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। पंच निर्णय संबंधी प्रावधान, साझेदारों में पारस्परिक मतभेद होने की दशा में उनका निपटारा पंच निर्णय द्वारा किया जा सकता है, इस बात का समावेश भी साझेदारी संलेख में हो सकता है। तो आप इसे चार लाइन याद कर लेना, ये 4 अंक के लिए आता है, 4 अंक। साझेदारी संलेख 4 अंक का, कभी कभी 3 अंक का भी पूछता है, इसे 4 अंक के लिए पढ़। अब हो जाता है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, ये भी 4 अंक का आता है।
साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। जब साझेदारों के मध्य कोई लिखित अनुबंध या साझेदारी संलेख का निर्णय नहीं किया गया हो तो ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 में वर्णित प्रावधान लागू होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। यदि साझेदारी संलेख का अभाव है तब प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। दूसरा, कर्तव्यों को पूरा करना। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। मत प्रकट करने का अधिकार। व्यवसाय में किसी बात में मतभेद होने पर बहुमत से निपटारा किया जाएगा तथा प्रत्येक साझेदार को अपना मत प्रकट करने का अधिकार होगा, किंतु व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन करना हो तो सभी साझेदारों की अनुमति से किया जाएगा। चौथा, हिसाब किताब की बहियों का निरीक्षण। हिसाब किताब की बहियों का निरीक्षण करने का अधिकार प्रत्येक साझेदार को होता है। हिसाब की पुस्तकों का निरीक्षण करने तथा उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार सभी साझेदारों का होता है। बिना पारिश्रमिक के कार्य। कोई भी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक पाने का अधिकार नहीं होता। जैसे कि साझेदारी संलेख में वेतन, कमीशन होता था, इसमें अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो उसे कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक कमीशन नहीं दिया जाएगा। अब छठवां है लाभ हानि का विभाजन। साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में होगा। यदि साझेदारी संलेख का अभाव है तो साझेदारों में लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में बांटा जाएगा। सातवां, पूंजी पर ब्याज। कोई भी साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होगा, अर्थात कोई भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। यदि कोई साझेदार अपने भाग से अधिक राशि फर्म को देता है, ऋण के रूप में देता है, तो वह उस अतिरिक्त रकम पर 6% की वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार। यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय के संचालन में तथा फर्म को आकस्मिक संकट से बचाने पर कोई भुगतान करता है तो उसे क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार होगा। 10वां, लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति कराने का दायित्व। यदि कोई साझेदार जानबूझकर लापरवाही करता है और उसके कारण फर्म को हानि होती है तो वह साझेदार ऐसी हानि की पूर्ति करने को बाध्य होगा। अर्थात यदि कोई साझेदार जानबूझकर फर्म को हानि की ओर ले जाता है तो उसे उस हानि का भरपाई करना पड़ेगा। 11वां, फर्म की संपत्ति का उपयोग। फर्म की संपत्ति का उपयोग केवल व्यवसाय के लिए ही किया जा सकता है। 12, अर्जित लाभ का हिसाब देना। यदि कोई साझेदार फर्म की संपत्ति से अथवा संबंध से या फर्म के नाम के प्रयोग से अपने निजी हित के लिए लाभ कमाता है तो उसे फर्म को वापस लौटाना होगा। यदि कोई साझेदार फर्म के नाम से कुछ लाभ अपने निजी के लिए रखता है तो उसे उस लाभ को फर्म को वापस करना पड़ेगा। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर। किसी साझेदार की मृत्यु अथवा दिवालिया हो जाने पर फर्म का अंत हो जाएगा। यदि साझेदारी संलेख का अभाव है, यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या दिवालिया हो जाता है तो सीधा फर्म को बंद कर दिया जाएगा। अधिकार हस्तांतरण पर प्रतिबंध। कोई भी साझेदार अपने अधिकार को दूसरे को नहीं सौंप सकता, अर्थात कोई भी साझेदार जो अधिकार उसे मिला है वह उसी अधिकार को पूरा करेगा। बहुमत से निर्णय। व्यवसाय
से संबंधित सामान्य बातों में के निर्णय बहुमत से ही लिए जाएंगे। 16 ऋण पर ब्याज 6%। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण दिया है अर्थात अतिरिक्त रकम फर्म को दिया है, तो ऐसे साझेदार को 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। साझेदारी संलेख ये नहीं आता है, तो ये इसे साझेदारी संलेख का वहाँ में लागू होने वाले नियम और साझेदारी संलेख में वर्णित प्रावधानों को, मतलब ये दोनों चर्चा नंबर का आता है, तो इसे पढ़ लें। आप सीधा देखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता, तो इसे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।